Hello students, welcome back. Here we are going to talk about radius of particular orbit and velocity of electron in a particular orbit and total energy of electron in a particular orbit. First of all, we will do radius of particular orbit. Okay. Here in Bohr's model we have one postulate, and that was mvr equal to nh upon 2 pi. Actually this was the angular momentum of any electron in a particular orbit should be always equal to the nh upon 2 pi there. Okay, and in our previous video we have discussed a formula 1 upon 4 pi epsilon naught z e square upon r square equal to the mv square upon r. This was actually F equal to Fc. It means force of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल था. ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था. अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं. तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा एम बी स्क्वायर. अब मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ एम वी स्क्वायर, और ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, यही तो हो जाएगा. अब क्या करते हैं, यहाँ से हम एम वी स्क्वायर को अलग सेपरेट कर लेते हैं, एम वी स्क्वायर, और जो बाकी बचा हुआ क्या बच गया, एम स्क्वायर, और एम बच जाएगा एक्चुअली आर स्क्वायर. यानी कि एम वी आर का होल स्क्वायर के दो फैक्टर्स हमने बना लिए, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द दिस एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. ओके, नाउ दिस एम वी आर वैल्यू आफ्टर साइड चेंजिंग दिस टर्म, इसको हम लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में ये एम आर स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी. ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो अपॉन में हो जाएगी, यानी कि यहाँ से ये नहीं गायब हो जाएगा. क्लियर. तो यानी कि एम वी स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा, एम वी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर. अब इस वैल्यू को हम उठा के इस एक्सप्रेशन में रख दें. यहाँ पर एम बी स्क्वायर है तो इस एम बी स्क्वायर की जगह पे इस एम बी स्क्वायर की वैल्यू को, जो कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर जो है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो होगा क्या कि दिस विल बी हियर लाइक दिस. स्पेस नहीं है हमारे पास तो थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं कि ये एम बी स्क्वायर की वैल्यू तो यही है ना, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के. क्लियर. यानी कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दिया. इसकी वैल्यू एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये एक्सप्रेशन एक हमें मिल जाए, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला. अब क्या करते हैं, कुछ साइड चेंज करते हैं. ओके, साइड चेंज करने से पहले कुछ चीज़ों को कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि ये 4 पाई 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर का स्क्वायर और पाई कैंसिल हो जाएगा. क्लियर. और ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा. ओके, तो बचेगा क्या फिर, आप यहां पर देखो, वेट, तो ये फाइनली बचेगा जो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख के दिखा रहा हूं. वेट, वन मोर थिंग हियर, आर वॉज लेफ्ट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर दिस वॉज. तो एम बी स्क्वायर आर था तो एम बी की वैल्यू रख दिया. तो यानी कि इस साइड में, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में साइड में 1/r भी बचा रहेगा.
क्लियर? तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा 1/r। तो इसको जब ओवरऑल आप वीडियो पोस्ट करके यहाँ कैलकुलेट करो, देखो क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखने जा रहा हूँ। ओके, तो ये जो हो जाएगा, ये बचेगा r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ओके, तो ये जो फार्मूला हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल हो जाएगा। हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, एंड r इज रेडियस, और हम rn लिख दें तो rn मतलब nth ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। n क्या है? ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर कर सकते हैं। z जो है वो एटॉमिक नंबर है। ओके, और एप्सिलॉन जो है कांस्टेंट वैल्यूज है। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन h स्क्वायर पाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा उसकी, और ये चार्ज होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो इन सबकी वैल्यू रख देने पे एट लास्ट हमें एक फार्मूला मिल जाएगा, आर एन इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन, this is n square upon z. This is the radius of any electron, or we can say radius of any particular orbit. Here n is the number of cell and z is the number of atomic number of atom. Let us solve one example on the basis of this formula. What we are going to do, we are going to find the radius of first, second, third orbit of कार्बन एटम। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन एटम के ऑर्बिट का हम लोग रेडियस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो होगा क्या, आपको करना क्या है, देखो फर्स्ट ऑर्बिट कर रहे हैं तो n स्क्वायर की जगह पे हम 1 का स्क्वायर रख देंगे, और z यानी कि एटॉमिक नंबर है, यानी कि z की जगह पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 रख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 0.53 1 का स्क्वायर इंटू 1 ही हो जाएगा अपॉन 6। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 0.088 एंगस्ट्रॉम। तो ये रेडियस हो जाएगा कार्बन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का। इसी तरह सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, R2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड ऑर्बिट को। तो 0.53 हमने फार्मूले में बताया, और हमने n स्क्वायर बताया था अभी, n स्क्वायर अपॉन z। तो n स्क्वायर मतलब यहाँ सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम रख रहे हैं ना, n स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्बिट के लिए रख रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 6। क्लियर? अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको रेडियस सेकेंड ऑर्बिट की कार्बन एटम की, ये C12 के लिए हम कर रहे हैं, C6 के लिए कार्बन एटम के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी। इसी तरह आप थर्ड के लिए निकाल सकते हो। तो थर्ड के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, 0.53 इंटू n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 अपॉन 6 रखोगे। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो एंगस्ट्रॉम में भी वैल्यू आएगी, वो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम हो जाएगी। क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ओके, अब देखो क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है वो है mv/r इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये वैल्यू है हमारे पास, है ना। ये क्या था, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। वहां से हमने बोहर्स मॉडल में लिखा, और अभी अभी हम लोगों ने रेडियस इक्वल टू फाइंड किया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई m ZE स्क्वायर। ये हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू फाइंड करी, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट। तो करते क्या है, इस रेडियस की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा, mv और r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से कैंसिल और इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल क्या क्या होगा, अब कैंसिल के होने के नाम पे देखो, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। इस n से ये सिंगल एक n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा। इस h से ये एक h कैंसिल हो जाएगा। तो एट लास्ट इधर बचेगा क्या, v इंटू एन एच, दिस इज एन एच एप्सिलॉन अपॉन जेड ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 यहाँ बच जाएगा। ओके, और इसको हम सही से अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको आप देखो इस साइड में कि वेलोसिटी इक्वल टू 1/2 ये ही रहेगा, और ये साइड चेंज होकर इधर आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। समझ में आया? इसको आप कैसे आया ये कि यहाँ 1/2 था, इधर समझो आप 1/2 था, ये एप्सिलॉन यहाँ न्यूमरेटर में था, इधर जाके डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर NH को यहाँ से न्यूमरेटर में ये था तो डिनोमिनेटर में यहाँ लिख दिया NH, और ये जेड स्क्वायर डिनोमिनेटर में था तो इसको न्यूमरेटर बना दिया। तो ये वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन का के लिए ये फार्मूला हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट होता है। तो इन सब वैल्यू को जब रख लेंगे तो हमें एक फाइनल वैल्यू मिलेगी, एंड दैट विल बी V इक्वल टू 2.18 into 10 to the power 6 Z upon n. Clear? Here this is the velocity of any electron in any particular orbit. Let us solve some numerical based on it. First question, find out the speed of electron in third orbit ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम के थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो होगी क्या, आप ये जो भी वैल्यूज मैं बता रहा हूँ, आप फार्मूले बता रहा हूँ, इसको जरूर याद कर लो। अब देखो इसमें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं कंपटीशन में भी और आपके क्लासेस में भी। अब जेड की वैल्यू 1 यहाँ पर क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 11। तो जेड की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 11 रख देंगे। और थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है तो n इक्वल टू 3 रख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2.18 इस वैल्यू को, इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें जो लास्ट में वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी 7.993 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, आप चेक करोगे अप्रॉक्स यही आएगी वैल्यू, यही आएगी मीटर पर सेकेंड में। तो ये स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट। अच्छा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, बाद में इसका सम कर लेंगे। ओके, तो हम पहले सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ mv², यह तो हम लोग जानते हैं ही। और अभी हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला निकाला, वो फार्मूला क्या था, 1/2 ZE² अपॉन NH एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 1/2m और इस वेलोसिटी की जगह पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन NH, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकलेगा ब्रैकेट से, तो 1/4 और ये 1/2 जब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा।
एंड ये ऊपर क्या हो जाएगा, एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो जेड स्क्वायर ई पावर 4, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 ये बाहर जा चुका है, एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से 1/8 ये कांस्टेंट जो भी है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, और ई जो चार्ज है ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये पूरे के पूरे कांस्टेंट है, तो इसको हमने अलग कर लिया, और जो कांस्टेंट नहीं है यानी कि जेड स्क्वायर और अपॉन एन स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम लोगों ने बाहर रखा। तो अब इस कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पावर 4 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इतने की, वो 13.6 आ जाती है। कितनी, 13.6। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व हो रहा है उसके बीच में लग रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच का जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर Q1 चार्जेस हैं, तो Q1 को हम या तो इलेक्ट्रॉन मान लें या प्रोटॉन मान लें। तो जब प्रोटॉन मानेंगे तो न्यूक्लियस में कितने, एक ही प्रोटॉन तो होगा नहीं, जितना एटॉमिक नंबर होगा यानी कि जेड एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स होंगे। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सिमिलर होता है, बस मैग्नेट साइन अलग होता है, यानी कि जेड ई हो जाएगा न्यूक्लियस पे चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ये चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, एक चीज़ बात ये कि यहाँ पर ये निगेटिव साइन के साथ होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो दोनों का प्रोडक्ट होगा ना वो निगेटिव में आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू भी सॉल्व कर ली है, रेडियस की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो अब यहां पर रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रेडियस की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन, रेडियस की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, हियर इट इज एम जेड ई स्क्वायर, ओके दिस वन, ओके हियर अंडरस्टैंड जेड ई स्क्वायर, व्हाट जेड ई स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब देखो ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया भाई, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अब जब कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम सही से अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करेंगे तो क्या होगा कि -1, अच्छा माइनस साइन ये छूट गया था ये वाला, तो ये हम बाहर लगा देते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में, और ये एम जेड ई स्क्वायर ये ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर।
इस समझ में आया। अब इस एक्सप्रेशन में हम थोड़ा सा अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो क्या जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/8 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर। अब इस 2 ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला तो हमने यूज कर लिया और न्यूमरेटर वाले को अलग अभी रखे रहेंगे। जेड इज पावर 4 स्क्वायर होगा ये m n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 2, ये बाहर रखे हुए हैं। तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो यहां से अब हमें क्या करना है, कुछ और चीज को भी बाहर निकालना है। हम बाहर निकाल लेते हैं एक जो ये वेरिएबल्स हैं जो बदलेंगे हर क्वेश्चन में, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हर क्वेश्चन में बदलेंगे। तो इसको हम यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अंदर से ये क्या होगा, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो अब ये देखो ये वैल्यू 1/8 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर, वेट हाउ इट इज 4, नो दिस विल नॉट, दिस विल ओनली 8, 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये रहेंगे और न्यूमरेटर में e⁴m होगा। तो ये वैल्यू अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसको हम लोगों ने क्या कहा, इसी को तो काइनेटिक एनर्जी कहा था। काइनेटिक एनर्जी में भी इतना ये कांस्टेंट आ रहा था, समझना वैल्यू को। काइनेटिक एनर्जी में भी ये वैल्यू आ रही थी, कौन सी, ये 1/8 जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, इस 2 को छोड़ के बाकी सारी की वैल्यू ये क्या था, ये काइनेटिक एनर्जी थी। आप पीछे वीडियो पीछे जाके देखो, वहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये पूरी थी 1/8। अब थोड़ा सा यहाँ पर टर्म्स अलग अलग लिखे हैं तो लेकिन वही वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने वहां पर क्या लिखा था कि इतने की वैल्यू। सर जी कितना बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ये जरूरी है आपके लिए। आप इसको 2 बार 3 बार देखो। इतने वैल्यू को हम लोगों ने वहां पर किससे रिप्रेजेंट किया था, इसको हम लोगों ने 13.6 वैल्यू कहा था नहीं कहा था ना। तो ये 13.6 हो जाएगा। और अच्छा ये ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस साइन लिखा हुआ था, तो वो माइनस साइन हम लिखे रहेंगे। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 13.6, और इसको देखो क्या हो जाएगा ओवरऑल ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -13.6 जो कि कांस्टेंट की वैल्यू थी इंटू 2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गया और काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास था। काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी के लिए इन दोनों एनर्जीज को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जो वैल्यू मिलेगी हमें दैट विल बी, अब देखो एक ये पोटेंशियल एनर्जी जो था -27.2 था और ये काइनेटिक एनर्जी में कांस्टेंट 13.6 था, बाकी जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। तो बस हम इसी को कर लेते हैं ना, -27.2 प्लस 13.6 कॉमन जो बाहर हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 हो जाएगी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब तो गजब हो गया, गजब ये होगा कि सर जी क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में होगी। तो इसका जवाब है कि ये एक्चुअल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं, ये ऑर्बिट की है। और जैसे जैसे आप देख समझो इस बात को, इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब जैसे जैसे हम समझो कि न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसकी एनर्जी ये हायर एनर्जी होगा, अब कहे तो हम लोअर एनर्जी लेवल, और ये हायर एनर्जी यानी कि और हायर एनर्जी। लेकिन एट इनफाइनाइट इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। तो 0 तभी होगी जब इनके ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहेगी। तो ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट की जो एनर्जी है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर।
तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन के लिए, E1 इक्वल टू -13.6, जेड की वैल्यू तो 1 ही रखेंगे, 1 का स्क्वायर, एन की वैल्यू भी 1 होगा, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, -13.6 इंटू जेड की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो 1/4। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इट विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन कंपटीशन में यही आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की एटम के ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है। सिमिलरली एन की वैल्यू जब 3 रखती है तो E3 की वैल्यू क्या हो जाती, -13.6 इंटू 1/9, तो ये वैल्यू हो जाती -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली E4 की जो वैल्यू हो जाती -13.6 इंटू 1/16, ये जो वैल्यू हो जाती तो माइनस के साथ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, स्टे विथ अस।